हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का। राइट, क्या है वो है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन। इसके पहले हमने कौन कौन से कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए थे? तो हमने पढ़ा था final goods and final goods and intermediate goods, consumption goods and capital goods, transfer income and factor income, normal residence, domestic territory। आई होप कि इतने सारी जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े थे वो आप लोगों को क्लियर होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डिप्रिसिएशन। इन तीनों को हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट दोनों में एक कॉमन वर्ड आया है। क्या है वो? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग टर्म्स में अलग अलग मीनिंग देता है हमें, लेकिन फिर भी अगर मैं एक पूरा ब्रॉड सेंस में बताऊं तो इन्वेस्टमेंट एक हमारा कुछ भी एक ऐसी परचेज हो गई जो कि हमें फ्यूचर में इनकम जनरेट करवाती है। ठीक है, अगर मैं फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलूं तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि आपने स्टॉक्स परचेज कर लिए। ठीक है, वो जो शेयर मार्केट है उसमें आपने शेयर्स परचेज कर लिए या डिबेंचर्स परचेज कर लिए या किसी भी काइंड ऑफ सिक्योरिटी को परचेज किया है, तो वो फाइनेंस की लैंग्वेज में क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो हमें इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज से पता होना चाहिए ना कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है? इन्वेस्टमेंट आपके जो भी ऐसे असेट को परचेज करना जो कि आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करे। ठीक है, उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करने वाले कौन से गुड्स हो जाते हैं? हमारे कैपिटल गुड्स हो जाते हैं। राइट, आई होप कि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर है। कैपिटल गुड्स हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा था कि क्या होता है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हमें फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। राइट, तो आई होप कि वो चीज क्लियर होगी। वो क्लियर होगी तो यहाँ पे भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स हमें इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या बताना है? हमें इन्वेस्टमेंट का मतलब बताना है कि वो सारे असेट्स को परचेज करना जो कि हमारे फर्दर प्रोडक्शन में हमें हेल्प कर रहे हो। ओके, सिंपल इज दैट। एकदम सिंपल सी उसकी डेफिनेशन हो गई है एंड आई होप कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, सो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, देखो जो इन्वेस्टमेंट है हम उससे कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। उसका अदर नेम क्या हो गया? कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। क्या किस चीज में एडिशन हो रहा है? कैपिटल स्टॉक ऑफ ए इकोनॉमी। अब कैपिटल स्टॉक क्या है उस चीज को हमें पहले समझना है। सो कैपिटल स्टॉक अगर मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज से बताऊं तो क्या होता है? रिफर्स टू ऑल द एसेट्स दैट हेल्प विद प्रोडक्शन। ठीक है, वो सारे एसेट्स जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उन्हें हम कैपिटल स्टॉक बोलते हैं। देखो, ये जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यूज हो रहा है। फाइनेंस में यूज हो रहा है, इकोनॉमिक्स में यूज हो रहा है, दोनों में मीनिंग डिफरेंट है। तो ये मत बोलना कभी भी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि उन असेट्स को परचेज करना जो कि हमें प्रोडक्शन में हेल्प करते हो। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज से बोल रहे हैं। अगर मैं दूसरे टर्म्स के उससे बोलूं, अगर मैं फाइनेंस में चली जाऊं, ओके, फाइनेंस की लैंग्वेज से अगर मुझे बोलना हो तो मैं बोल दूंगी भाई कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट वो होता है कि आप कोई भी सिक्योरिटी को परचेज कर रहे हो। इसलिए दोनों जो है वो सही है, लेकिन अपने अपने जो उनकी फील्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो बिल्डिंग जो है वो एक प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। राइट, बिल्डिंग को ऐसे ही फॉर्म किया गया होगा कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए हम उसे यूज कर सके, तो वो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी हमें फर्दर हेल्प करती है कि हमारी प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो पूरी अच्छे से कंप्लीट हो सके। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू फॉर्म्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
तो ये दो फॉर्म्स के हमारे हो सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ग्रॉस और नेट ये दो वर्ड्स, ये दो टर्म्स सुने होंगे, राइट? आई होप सो कि सुने होंगे, ऑब्वियसली होप सो क्या सुने ही है, आपके अकाउंट्स में तो आपने पक्का सुने हैं ये, राइट? आप लोग फाइंड आउट करते हो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट लॉस, राइट? तो ये क्या है? ये जो ग्रॉस और नेट है वो हमें क्या बताना चाहता है? देखो, जो ग्रॉस होता है ना, उसमें हम इस इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में जब हम बात करें तो जब ग्रॉस आ जाए तो उसमें आप लोगों को डिप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं करना है, और जब नेट की बात आती है तो हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हमारा जो डिप्रिसिएशन है उसे डिडक्ट कर देते हैं, तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है, ठीक है? देखो, इसे हम अभी और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और डिप्रिसिएशन क्या होता है वो भी मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन डिप्रिसिएशन आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। डेप्रिसिएशन आप लोगों ने आपके 11th स्टैंडर्ड फाइनेंस में पढ़ा ही है, राइट? आई मीन टू से अकाउंट्स में पढ़ा ही है ना? तो आप लोगों को डेप्रिसिएशन का मतलब तो पता ही होगा, डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके क्या क्या प्रोविजंस बनते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि हम आगे बढ़ गए तो हमने पीछे का भूल गए, आगे पार्ट पीछे से पार्ट, ये वाला काम नहीं करना है, ओके? चलिए, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है? यहां पर जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पर हम डिप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं करते हैं, डिप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट नहीं करते जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है तो, ठीक है? अब देखो, डिप्रिसिएशन मैं वैसे तो आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी बता भी देती हूँ कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। जो भी आपका असेट है उसकी वैल्यू में फॉल होना, उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन, राइट? तो अगर मेरे पास में एक मशीनरी है, उसकी वैल्यू गिर रही है, या फिर उसमें कोई रिपेयरिंग या किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है और मैं उस चीज को इंक्लूड नहीं कर रही हूं, मतलब कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट में से उसे डिडक्ट नहीं कर रही हूं, तो वो मैं उसे क्या बोलूंगी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलूंगी, ओके? These may be machines, tools and implements, buildings, office spaces, storehouses or infrastructure, right, like roads और ब्रिजेस। अब ये तो हो गए हमारे क्या? इन्वेस्टमेंट जहां जहां की होंगी, ये हमारे असेट्स हो गए, और भी हो सकते हैं इस काइंड के कोई भी असेट्स जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, ठीक है? ऑल द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर do not constitute an addition to the capital stock already existing। ये चीज हम लोगों को माननी है, मतलब कि ये इस चीज को हमें एज इट इज लेना है कि एक ईयर में जितने भी हमारे कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो हम एग्जिस्टिंग स्टॉक में, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में उसका एडिशन नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक होगा मेरा, मान लीजिए 25, ठीक है? ये एक कोई भी हमने नंबर ले लिया, ये मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है। अब पूरे ईयर में जो भी हमारे कैपिटल स्टॉक में इंक्रीमेंट हुआ है या एडिशन हुआ है वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है? ये हमारे इसमें होता है, ठीक है? ये हमें याद रखना है, ओके? A significant part of current output of capital goods goes in maintaining or replacing part of the existing stock of capital goods, right? देखो, जो आपकी existing stock है, मेरे पास में एक मशीनरी है, इस मशीनरी को रिपेयर भी चाहिए होगा, इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी, इसे एक टाइम के बाद में रिप्लेस भी करना पड़ेगा, राइट? वो मशीनरी जो है वो हमारी ऐसी तो कोई पर्टिकुलर एसेट नहीं कि वो हमेशा आपकी पूरी लाइफ के लिए चल सके जैसी वो थी, राइट? ऐसी नहीं होती ना, तो वहां पे रिपेयर भी होगा, उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, उसे रिप्लेस भी करना है। लेकिन ये सारी चीजें हम अपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करते, राइट? ये जो सारे रिपेयर ये सारी जो चीजें हैं कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इन सारी चीजों को हम अपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है
does not indicate the actual change in economy's stock of productive assets for a given year. ठीक है, हम ये बोलते हैं कि जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है वो हमें एक एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाता कि आपकी कितनी कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रही है एक ईयर में. क्यों नहीं दिखाता है? सिंपल सी चीज है. मान लीजिए जो मशीनरी थी इसकी वर्थ थी 25,000. ओके, अब उसमें ये सारी चीजें लगी, रिप्लेस को हटा देते हैं अभी हम. ठीक है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई, उसमें रिपेयर लगा. ठीक है, तो अब इस जो मशीनरी है उसकी वैल्यू डिक्रीज होकर आ गई वो 20,000 पर. ओके, वैल्यू डिक्रीज हुई, लेकिन हम लोगों ने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो इस मशीनरी की वैल्यू ली है वो कितनी ली है? वो ली है हमने 25,000. अब अगर कोई भी एडिशन हो रहा है मशीनरी अगर हमारे कैपिटल स्टॉक में, तो हम उसे अपने 25,000 में ऐड कर रहे हैं, 20,000 में ऐड नहीं कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है. मान लीजिए मैंने एक और मशीनरी खरीद ली जो कि कितने की थी? 30,000 की. ओके, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी आ गई? 30,000 प्लस 25,000, ये हो गया मेरा 55,000. लेकिन अगर मैं एक्चुअल टर्म्स में देखूं तो कितना इंक्रीज हुआ है या कितनी मेरी इन्वेस्टमेंट एट प्रेजेंट होगी अगर मैं एक्चुअल इंक्रीज देखूं तो. सो 30,000, इस मशीनरी की वैल्यू तो 20,000 ही बची, तो हम उसे 20,000 लेंगे. तो एक्चुअल में तो सिर्फ 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, राइट. लेकिन 5,000 का हमें एक क्या मिला? मिस इंटरप्रिटेटेड रिजल्ट मिला है. इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है वो हमें एक ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता कि आपकी इकोनॉमी में टोटल कैपिटल स्टॉक में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है. ओके, ऑब्वियसली जब एक मशीनरी 25,000 की थी वो अगर 20,000 पर आ गई है तो अब तो उसकी वैल्यू 20,000 ही है, वो भले आपने कितने भी परचेज की हो, राइट. इसलिए हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को ज्यादा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट या ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं समझते हैं. ठीक है, सिंपल सी चीज है. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम कोई भी वैल्यू में डिक्रीज होना इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई भी रिपेयर, कोई भी रिप्लेसमेंट, कुछ भी इंक्लूड नहीं करेंगे. हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट हमने पहले स्टार्टिंग में एक बार कर दिया था हम उसी को कंटिन्यू करते हैं. ओके, आई होप कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा. अब आते हैं हमारे नेट इन्वेस्टमेंट पर. ठीक है, देखो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है. अभी जो हमने प्रॉब्लम देखी कि हमने जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी आई? 55,000 आई, राइट. लेकिन हमने देखा कि जो एक्चुअल वैल्यू बची है वो कितनी बची है? वो बची है 50,000 की, राइट. तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें पता चले. तो हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो हमें एक एक्चुअल वैल्यू बताएगा कि एक्चुअल में कितना एडिशन हुआ है. जैसे कि आपका जो वैल्यू डिक्रीज हुई थी हमने वो डिक्रीज्ड वैल्यू को लिया है और एक नई मशीनरी को लिया है. ठीक है, तो एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ? 30,000 का इंक्रीज हुआ. वो जो आपका 25,000 से 20,000 पर आ गए थे हमने इस 20,000 को अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड किया है. इसमें से हमने उसका सारा डिप्रिसिएशन या कोई भी रिपेयरमेंट्स था वो सारा डिक्रीज कर दिया. ओके, सो नेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमें एक्चुअल चेंज बताता है. So the actual addition made to the capital stock of the economy in a given period is termed as net investment. Okay? इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो इसे कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है, ये मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना निकला था? 55,000 का निकला था. हमने देखा था कि जो डेप्रिसिएशन था दैट इज जो भी हमारी वैल्यू में डिक्रीज था वो कितना था? 5,000 का था. सो अब मैं 55,000 माइनस 5,000 कर दूंगी तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा. दैट इज वो आ गया हमारा 50,000 का. ओके, नेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सिंपल से कंसेप्ट थे. आई होप कि आप लोगों को क्लियर होंगे कि दोनों क्या होते हैं. फिर आते हैं हम अपने डेप्रिसिएशन पर. सो डेप्रिसिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? डेप्रिसिएशन होता है किसी भी एक असेट की वैल्यू में
फॉल होना, ठीक है। जैसे कि अब देखो यार, असेट की जो वैल्यू है वो तो फॉल होगी। हम इंडस्ट्रीज में नहीं जाए, हम अपने घर में, जो अपने घर में जितने भी असेट्स होंगे, हम उनके एनालिसिस करते हैं कि क्या उनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। सिंपल सी चीज है, देखते हैं, ठीक है। देखो आपके घर पे फ्रिज है, राइट, रेफ्रिजरेटर है, तो आपने जब उसे परचेज किया, मान लीजिए उसे आपने परचेज किया कब, 2015 में। सो 2015 में उसे परचेज किया आपने 50,000 में, ओके। 2016 में आपने उसमें कुछ रिपेयरमेंट्स किए, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट थी रिपेयर करने की, तो आपने कुछ रिपेयर करवाया, और 16,000 में आप देख रहे हो कि आपकी जो ये रेफ्रिजरेटर है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसकी वैल्यू अब हो गई है 45,000। 45,000 कैसे हुई, देखो सिंपल सी चीज है, हमने 50,000 में खरीदा, हमने सोचा कि 2016 में अब हम इसे सेल कर दे, तो क्या वो 50,000 में जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, वो 50,000 से कम में जाएगा, ठीक है। मान लीजिए वो गया हमारा 45,000 में, तो ये जो 5,000 का लॉस है, इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, कि आपकी जो असेट थी उसकी वैल्यू जो है वो फॉल हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द यूसेज ऑफ द एसेट, राइट। तो इनसे जो आपकी वैल्यू वो फॉल हो गई। ऑब्वियस सी चीज है ना कि हमें एक साल में अगर किसी भी एसेट को यूज किया है तो वो नेक्स्ट ईयर सेम अमाउंट में नहीं कहीं पर भी सेल होने वाला है, हमें उस जितने में हमने खरीदा उससे कम में ही उसे सेल करना पड़ेगा, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और हम अगर नीचे आते जाएं, जैसे कि और अगर हम आगे बढ़े 2017 में जाऊं, तो और वो इससे भी डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए 43,000 हो गया, डिक्रीज तो हुआ, किसी भी अमाउंट से हो रहा है वो डिक्रीज तो हो रहा है, आपकी जो वैल्यू है वो फॉल तो हो ही रही है, इसी फॉल को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ओके। So depreciation refers to fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time और expected obsolescence। देखो इसके 3 रीजंस हैं, क्या क्या है, एक हमारा नॉर्मल वेयर एंड टेयर, फिर आता है हमारा पैसेज ऑफ टाइम, और एक आता है हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, ठीक है। ये 3 हमारे क्या हो गए, डेप्रिसिएशन के कॉजेस हो गए। नॉर्मल वेयर एंड टेयर का मतलब क्या हो गया कि आप जो उसे नॉर्मली यूज कर रहे हो, जैसे कि वो रेफ्रिजरेटर था, आपने उसे यूज किया तो ऑब्वियसली यूज कर करके उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होनी ही है। पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा आपकी जो पर्टिकुलर एक कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, कुछ एक्सपेक्टेड ऐसे काम हो गए हैं जिनके कारण हमारी वैल्यू डिक्रीज हो गई, ठीक है। देखो इन तीनों पॉइंट्स को हम अभी आगे पढ़ रहे हैं और अच्छे से कि क्या होते हैं ये, ठीक है। सो ग्रॉस वैल्यू, अगर मुझे किसी भी चीज की ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन करके। अभी हमने देखा था कि जब हमने नेट इन्वेस्टमेंट निकाला तो हमने कैसे फाइंड आउट किया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। अब अगर मुझे किसी भी एक आइटम की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी तो मैं क्या करूंगी, इस माइनस डेप्रिसिएशन को ले आऊंगी अपने इस साइड पर, तो ये हो गया हमारा नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ओके। ये होता है। अब देखो कभी भी अगर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट और हमें नेट एंड ग्रॉस निकालना तो हम इसी फॉर्म में निकालते हैं। ग्रॉस जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, और अगर नेट वैल्यू निकालनी होती है तो हम करते हैं ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, ओके। डेप्रिसिएशन के कुछ और भी नेम्स होते हैं, वो नेम्स हमें पता होना चाहिए और आप लोगों को तो पता ही होंगे बिकॉज आप लोगों ने आपके अकाउंट्स में पढ़े हैं। मैं ये चीजें नहीं भूलती कि आप लोगों ने आपके प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, तो मैं आप लोगों को याद दिलवाते रहूंगी कि आपने क्या क्या पढ़ा है। आप भले भूल गए हो लेकिन मुझे नहीं, मैं नहीं भूलू ना, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। और आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि हाँ आपने ये पढ़ा था। सो जो आपका डेप्रिसिएशन होता है उसे हम करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट बोल सकते हैं, या फिर कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस बोल सकते हैं। देखो तीनों जो हमारे वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा इसके मीनिंग से क्या है, सिमिलर है, राइट।
करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आपकी जो भी एक पर्टिकुलर एसेट है वो अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है तो वो कितने में रिप्लेस हो सकता है, वो बताया हमने कि इसका करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वही चीज हो गई, बस थोड़ा सा वर्ड्स को इधर उधर करके हमने लिख दिया। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, आप कोई भी कैपिटल को कंज्यूम कर रहे हो तो हम कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन को हम कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोल सकते हैं। ओके, फिर आते हैं हमारे ये जो डिप्रिसिएशन होता है वो मेनली 3 रीजन से होता है। तीनों रीजंस के नेम हमने पढ़ लिए थे, अब हम इनका थोड़ा सा अच्छे से मतलब भी समझ लेते हैं। नॉर्मल वेयर एंड टेयर, इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस यूज। ठीक है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर में वही आया कंटिन्यूअस यूज। जब आप किसी भी एक आइटम को कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो ऑब्वियसली उसकी जो कैपेसिटी है किसी भी चीज में काम करने की वो कम होती जाएगी, राइट। अगर मैं आपका कंटिन्यूअसली यूज करूं कि नहीं मुझे रोज के रोज आप कितने 100 पेजेस लिख कर दो, तो एक टाइम के बाद में आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो अंदर का जील होगा वो खत्म हो जाएगा कि रोज का रोज एक ही काम है, 100 पेजेस लिख के दे दो जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा हो, है ना। तो ये वही चीज हुई कि आप किसी भी एक असेट को बार बार कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो तो उसकी भी जो कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। ओके, so continuous use of fixed assets in production process decreases its productive capacity and value। ठीक, फिर आता है passage of time। value of fixed assets also decreases with the passage of time। जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली आप जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, आपके ईयर्स ज्यादा होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो एक कोई भी असेट है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होते जाएगी। ओके, इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस, अगर वो बिजनेस में यूज नहीं भी हो रहा है, मतलब कि हमने कोई मशीनरी खरीद ली है, हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, वो एज इट इज रखी है, तो भी वो उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ओके, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, फिर से हम अपने घर पे ही आते हैं। ठीक है, एक कोई भी एसेट मानिए कि मान लीजिए 2 रेफ्रिजरेटर हो गए, ठीक है, या कोई भी 2 कार हो गई है, उसमें से एक ही कार आप लोगों की जो फैमिली वाले हैं वो एक ही कार ड्राइव करते हैं या उसे यूज करते हैं, और एक कार रखी है, खड़ी है, वो अगर वो खड़ी हुई भी है तो भी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, राइट। आपने उसे परचेज कर ली, आपने उसे अपने घर पे रख ली और उसे वहां पे बस वो खड़ी है, उसे बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, उससे बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यही चीज हमने देखी कि अगर आपका कोई भी एक असेट है जो कि यूज नहीं हो रहा हो तो भी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ओके, natural factors like rain, wind, weather etc contribute to fall in their value। ओके, ये जो सारी चीजें हैं भाई, वेदर चेंज हो रहा है बार बार, वो वेदर में भी रखे हुए हैं अपने जो असेट्स हैं, वो हर एक चीज को क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होनी ही है। ओके, देन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस का मतलब क्या होता है, तो देखो ऑब्सोलेंसेस का मतलब होता है किसी भी चीज का यूज रोक देना। अब यूज क्यों रोकोगे आप, ऑब्वियसली अगर वो यूजेबल नहीं बचेगा कोई भी एक असेट, तभी हम उसको यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम क्यों उसका यूसेज रोकेंगे, राइट। सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस में मतलब कि आपके जो ऑब्सोलेंसेस है उसका मतलब क्या है, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर असेट का या आइटम का जो यूसेज है वो हमने स्टॉप कर दिया। सो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस का यहाँ पे ये मतलब हो गया कि कुछ ऐसी चीज है जो कि आपको रोकती है कि अब आपका जो भी एक पर्टिकुलर एसेट है वो इतना यूजेबल नहीं बचा। ओके, इसकी जो दैट इज लॉस इन द वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो अब आपकी जो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी वो काम की नहीं बची, अब आपने उसका यूसेज रोक दिया, राइट। और चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी गुड्स या सर्विसेज की डिमांड चेंज हो गई। आप पहले प्रोड्यूस कर रहे थे
कौन सा गुड, शूज प्रोड्यूस कर रहे थे, अब शूज की डिमांड खत्म हो गई, अब डिमांड आ गई है हमारे हील्स की, तो अब वो जो है आपका जो शूज जिससे आप प्रोड्यूस कर रहे थे वो अब कोई काम का नहीं बचा। ओके, तो ये कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस भी होते हैं। ठीक है, ये 3 हमारे रीजंस होते हैं जिनके कारण डिप्रिसिएशन होता है किसी भी एक फिक्स्ड असेट में। ठीक है, अब हम लोगों ने एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस पढ़ा, तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस क्या होते हैं हमें वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस जो कि भाई एक्सपेक्टेड था कि हाँ ऐसा हो सकता है, हमें एक्सपेक्टेड था कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो सकते हैं, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में चेंजेस हो सकते हैं, राइट। तो ये एक्सपेक्टेड था, ये हमें पता था कहीं ना कहीं कि हाँ ये चीजें हो सकती है, तो वो हो जाएंगे हमारे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस क्या होंगे, देखो कुछ भी नेचुरल कैलामिटी आ गई, अगर आज अर्थक्वेक आ जाए तो क्या मुझे पता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, नहीं पता, राइट। तो ये जो नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है इनके कारण जो हमारी असेट्स जो है वो खराब हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। उनके नेम से हमें समझ में आ रहा है कि एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड में क्या होने वाला है, राइट। Expected obsolescence occurs due to change in technology or change in demand for goods and services. As expected obsolescence is an expected loss, obviously loss ही हो रहा है ना, आपके फिक्स्ड एसेट्स की अगर वैल्यू कम हो रही है या आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं या कैपिटल एसेट्स हैं वो अब उतने यूजेबल नहीं बचे हैं, तो वो एक काइंड ऑफ लॉस हुआ। सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो है वो हमारे एक्सपेक्टेड लॉस ही होते हैं। तो इसे मैनेज कैसे करेंगे, हम इसे मैनेज करेंगे बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, राइट। डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड आप लोगों ने आपके 11th अकाउंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड में स्टूडेंट्स हम लोग एक रिजर्व बनाते हैं जिसमें कि हम पहले से ऐसे क्या करके रखते हैं, एक एक्सपेक्टेड अमाउंट को रख के रखते हैं कि हाँ इतना डिप्रिसिएशन हो सकता है, ताकि इन फ्यूचर जब हमें वो लॉस हो तो हम उस फंड में से उसे रिकवर कर सके। ओके, सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को तो हम मैनेज किससे कर लिया हमने, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। अब जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस हैं वो कैसे ऑकर होता है, सो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस ऑकर ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। ओके, ये नेचुरल कैलामिटीज होगा लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स एक्सेट्रा, or due to thefts, accidents, etc. Loss of value of fixed assets due to unexpected obsolescence is termed as capital loss. ठीक है, जब भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण हमारा कोई भी फिक्स्ड एसेट में लॉस हो रहा है तो हम उसे कैपिटल लॉस बोलेंगे, हम उसे डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। सिंपल सी चीज है कि देखो यार अर्थक्वेक आया है तो उसने आपकी मशीनरी को खत्म कर दिया, राइट। आपकी अब जो मशीनरी वो काम की नहीं बची, तो आपका जो कैपिटल है उसका लॉस को आपको, राइट, वो जो एक मशीनरी थी वो आपका कैपिटल था और आपको उसका लॉस जो है वो बेयर करना पड़ा। जब हमारे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस थे तो वो लॉस तो हम रिकवर कर सकते थे अपने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से, लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस की बात आती है तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। ओके, सो कैपिटल लॉस एंड डेप्रिसिएशन में यही डिफरेंस होगा कि जो कैपिटल लॉस होता है वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस से ऑकर होता है और जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस से ऑकर होता है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो कंसेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर होगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन तीनों जो हमारी चीजें हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगी कि ये क्या होती हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक, इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।